यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव की पुतलियां तब सिकुड़ गईं जब उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, क्योंकि वह व्यक्ति उसे ठीक वैसा ही एहसास करा रहा था जैसा कि रुद्राणी बैंगनी मिंक की माता ने कराया था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की शक्ति अत्यंत गहरी और अथाह थी। वरिष्ठ, क्या आप ही प्राचीन नगर के नगर प्रमुख हैं? आरव ने पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वे मुझे नगर प्रमुख लवेंद्र कहते हैं, और तुम भी वही कह सकते हो। आरव ने कहा, नगर प्रमुख लवेंद्र, मुझे बहुत जिज्ञासा है। प्राचीन नगर की अधिकांश शक्तियों ने युगेंद्र का साथ दिया है, तो फिर आपके इस नगर प्रमुख निवास ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? इसके अलावा तार्किक रूप से देखा जाए तो युगेंद्र शायद आपके नगर प्रमुख निवास को अपनी पकड़ से बचने नहीं देता। हालांकि ऐसा हुआ कि उसने नगर प्रमुख निवास को छुआ तक नहीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या नगर प्रमुख लवेंद्र इन सवालों में मेरी मदद कर सकते हैं। नगर प्रमुख लवेंद्र मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि तुम इसके बारे में जिज्ञासु होगे। युगेंद्र ने जो मुआवजा दिया था वह बहुत लुभावना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह अपना वादा पूरा कर पाएगा। एक बार दुनिया एकजुट हो जाने के बाद युगेंद्र के पास पूरे महाद्वीप के विश्वास द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा होगी। इसके अलावा उसके पास मृत्युलोक सम्राट तलवार और सर्वोच्च हन साम्राज्य का समर्थन होगा। उस समय हम सभी वंश और संप्रदाय उसकी नज़र में कचरा होंगे और उपयोगिता समाप्त होने के बाद हमें फेंक दिया जाएगा। क्या युगेंद्र बहुत शक्तिशाली है? आरव ने यह सवाल पूछते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। नगर प्रमुख ने कहा, वह अभी बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक बार जब वह इस पूरे महाद्वीप के विश्वास पर नियंत्रण कर लेगा तो भले ही वह उस समय आत्मिक स्तर का साधक ही क्यों न हो, वह विश्वास की ऊर्जा और मृत्युलोक सम्राट तलवार का उपयोग करके एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को भी मारने में सक्षम होगा। उसकी शक्ति उसके अधिकार और विश्वास की ऊर्जा की वृद्धि के साथ बढ़ती है। वे जितने अधिक होंगे उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यहाँ तक कि उसे साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त अधिकार और विश्वास की ऊर्जा के साथ उसकी साधना स्वतः ही बढ़ जाएगी। यह तो पागलपन है। आरव की पलकें फड़कने लगीं। जैसा कि अपेक्षित था, वह आकाश और पृथ्वी का प्रतिनिधि है। वह वास्तव में प्रकृति द्वारा समृद्ध रूप से संपन्न है। उसके पास अभी केवल सर्वोच्च हन साम्राज्य के विश्वास की ऊर्जा है, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति ही आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त है। यदि भविष्य में तुम उससे लड़ते हो तो तुम्हें उसकी मृत्युलोक सम्राट तलवार से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब उस तलवार का उपयोग विश्वास की ऊर्जा के साथ किया जाता है तो यह किसी को मारने के लिए स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के बराबर होता है। उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित प्राप्त है, नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। काश वह मुझसे अकेले लड़ने को तैयार होता। दुर्भाग्य से वह ऐसा करने से मना कर देता है, आरव उदासीनता से बोला, और उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। नगर प्रमुख लवेंद्र ने आरव पर एक नजर डाली और कहा, अभी तुम दोनों के पास जो शक्तियां हैं उसके आधार पर तुम वास्तव में उसे मार सकते हो। हालांकि यदि उसे अन्य क्षेत्रों से विश्वास की ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति दी गई तो तुम्हारे लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि तुम ही उसके द्वारा मारे जाओ। आरव ने बहस नहीं की और बस इतना कहा, वरिष्ठ, लगता है आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने मेरे नगर प्रमुख निवास को नहीं छुआ है। इसका कारण केवल यह है कि वह अभी ऐसा नहीं करना चाहता, नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। अगर मैं चाहूं तो मेरा निवास शहर के बाहर तैनात पूरी आत्मभक्त सेना को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से अर्थहीन होगा, क्योंकि सर्वोच्च हन साम्राज्य और भी अधिक विशेषज्ञों को भेजेगा।
इसके अलावा मेरा नगर प्रमुख निवास उन विशेषज्ञों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? नगर प्रमुख लवेंद्र आरव ने पूछा। नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा, क्या तुम जानते हो कि युगेंद्र ने अभी तक दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण क्यों नहीं किया है? आरव के उत्तर देने से पहले ही उन्होंने अपनी बात जारी रखी। क्योंकि उसके पास अभी भी एक चीज की कमी है, एक दिव्य कलाकृति जिसे विश्वचित्र कहा जाता है। विश्वचित्र। आरव असमंजस में था और उसने पूछा, वह क्या है? एक प्राकृतिक दिव्य कलाकृति जो 1,00,000 सैनिकों को समाहित कर सकती है। एक बार जब यह उसके कब्जे में आ जाएगी तो वह अपनी सेना को इसके भीतर रख सकता है और फिर उसके सैनिकों को किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे जहां चाहें वहां प्रकट होने में सक्षम होंगे। उस समय क्या तुम्हें लगता है कि उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र को जीतना मुश्किल होगा? नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। यह 1,00,000 सैनिकों को समाहित कर सकता है। आरव की पलकें फड़क उठीं। अगर यह सचमुच ऐसा है तो यदि युगेंद्र महापर्वत साम्राज्य की राजधानी के भीतर प्रकट होता है तो यह 1,00,000 सैनिकों के सीधे राजधानी के भीतर प्रकट होने के बराबर होगा। तब हम उसका विरोध कैसे कर पाएंगे? विश्वचित्र को युगेंद्र के हाथों में पड़ने नहीं दिया जा सकता, अन्यथा उसके लिए पूरी मानव दुनिया को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे जानकारी मिली है कि मध्य क्षेत्र के जंगलों में खंडहर दिखाई दिए हैं और जब वह खंडहर प्रकट हुआ तो दुनिया में एक असाधारण घटना घटी। सूर्य और चंद्रमा धुंधले हो गए जबकि आकाश और पृथ्वी कांप उठे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह खंडहर एक प्राचीन संतस्तर के विशेषज्ञ का है और विश्वचित्र उसके भीतर होना चाहिए, क्योंकि युगेंद्र अभी उसी खंडहर की ओर जा रहा है। नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। एक संतस्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहर। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। महाद्वीप में संतस्तर का विशेषज्ञ प्रकट हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं? यदि तुम विश्वचित्र प्राप्त करने में सक्षम होते हो या इसे युगेंद्र के हाथों में पड़ने से रोकते हो तो मैं डार्कबिस्ट साम्राज्य और महाचिन साम्राज्य के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा मैं शहर के भीतर आत्मभक्त सेना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करूंगा। यदि तुम विश्वचित्र प्राप्त नहीं कर पाते और इसे युगेंद्र के हाथों में पड़ने देते हो तो मेरे पास युगेंद्र का साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। सर्वोच्च हन साम्राज्य विश्वचित्र को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देगा। वे निश्चित रूप से राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भेजेंगे। नगर प्रमुख लवेंद्र ने आरव को बीच में ही रोक दिया और कहा, वे उस खंडहर में राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को नहीं भेजेंगे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्योंकि उस खंडहर का स्वामी एक उत्तराधिकारी की तलाश में है, इसलिए इसके चारों ओर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को प्रवेश करने से रोकते हैं। यदि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ जबरदस्ती प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रतिबंध उनकी साधना को दबा देगा। इसलिए सर्वोच्च हन साम्राज्य और विभिन्न बड़े संप्रदायों और वंशों ने अपनी संबंधित युवा पीढ़ियों के विशेषज्ञों को खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। जहां तक बात उस संतस्तर के विशेषज्ञ की विरासत और खजाने को प्राप्त करने की है तो वह सब उनके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। नगर प्रमुख लवेंद्र, मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? आरव ने सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछा। नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा, मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं दिला सकता। वास्तव में तुम्हें युगेंद्र को रोकना ही होगा, चाहे तुम मुझ पर भरोसा करो या न करो, है ना? एक बार जब युगेंद्र विश्वचित्र प्राप्त कर लेता है तो पूरी मानव दुनिया में कोई भी वंश या संप्रदाय उसे नहीं रोक पाएगा।
जब तक कि दैत्य इलाका या दैत्य जंतु इलाका कोई कदम न उठाए। हालांकि वे दोनों केवल हमें इंसानों को एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहते हैं। आरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। वास्तव में, जैसा कि नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा था, चाहे मैं उन पर भरोसा करूं या न करूं, मुझे अभी भी युगेंद्र को रोकने जाना ही होगा। भले ही मैं विश्वचित्र प्राप्त करने में असमर्थ रहूं, मैं इसे युगेंद्र के हाथों में पड़ने नहीं दे सकता। बेशक अगर मैं खंडहर में उसे मारने में सक्षम हो जाऊं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुमने फैसला कर लिया है, नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? आरव ने कहा। वर्तमान में वह डार्क बिस्ट साम्राज्य और महाचिन साम्राज्य के साथ बंधा हुआ था, इसलिए यदि वे दोनों नष्ट हो गए तो वह केवल अपने प्रियजनों को साथ लेकर दैत्य जंतु क्षेत्र में भाग सकता था। जहां तक उसके प्रतिशोध की बात है, उसे स्वाभाविक रूप से उसे पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार जब पुष्प महल के पास सर्वोच्च हन साम्राज्य का समर्थन था तो वह उसे कैसे नष्ट करता? इसलिए वह युगेंद्र को किसी भी कीमत पर विश्वचित्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकता था। चूंकि तुमने अपना निर्णय ले लिया है तो जल्दी से निकल जाओ। आखिरकार खंडहर पहले ही दुनिया के सामने प्रकट हो चुका है और इसके चारों ओर केवल कुछ माया संरचनाएं नष्ट होनी बाकी हैं। एक बार जब वे नष्ट हो जाएंगी तो अनगिनत लोग अंदर उमड़ पड़ेंगे। यदि तुम्हें देर हो गई तो तुम्हें टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। आरव ने उन पर एक नजर डाली। यह व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा चिंतित लग रहा है। क्या वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है या वह वास्तव में विश्वचित्र को युगेंद्र के हाथों में गिरते देखने से डर रहा है? यदि यह पूर्ववर्ती है तो वह किस प्रकार की साजिश होगी? क्या मैं उनके द्वारा रची गई साजिश के योग्य भी हूं? आरव ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि वह इसे समझ नहीं पा रहा था। किसी भी मामले में वह अपने सामने आने वाली हर चीज से लड़ेगा। नगर प्रमुख लवेंद्र, क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य क्षेत्र की यात्रा कैसे की जाए? आरव ने पूछा। नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा, यह सरल है। मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच की बाधा को युगेंद्र ने नष्ट कर दिया है। इसलिए तुम्हें बस अराजकता के सागर से गुजरना होगा जो दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है और तुम मध्य क्षेत्र में पहुंच जाओगे। हाँ, तुम्हें अराजकता के सागर में सावधान रहना होगा। वहां अनगिनत द्वीप हैं और हर एक द्वीप पर असंख्य समुद्री लुटेरे रहते हैं। इसके अलावा कुछ डाकू हैं जिन्होंने द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और वहां अपने अड्डे स्थापित कर लिए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां द्वीपों पर संप्रदाय और वंश स्थापित किए हैं। उनके बीच विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। आरव ने कहा। नगर प्रमुख लवेंद्र, क्या हमें सहयोग करने वाला माना जा सकता है? नगर प्रमुख लवेंद्र स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने कहा, हाँ, अभी के लिए। यदि तुम विश्वचित्र को जब्त करने या युगेंद्र को इसे प्राप्त करने से रोकने में सक्षम होते हो तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। चूंकि हम सहयोग कर रहे हैं तो दोनों पक्षों को अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मैंने युगेंद्र को रोकने के लिए मध्य क्षेत्र की यात्रा करने का निर्णय लिया है। यह मेरी ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नगर प्रमुख लवेंद्र, क्या आपको भी अपनी ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए? आरव ने कहा। नगर प्रमुख लवेंद्र ने आरव पर एक नजर डाली और मुस्कुराए। तुम सही कह रहे हो। मेरे नगर प्रमुख निवास को केवल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं भोगना चाहिए, उसे भी मदद करनी चाहिए। अन्यथा यह सहयोग का रूप नहीं होगा और यह तुम्हारा उपयोग करना होगा। करण विक्रांत। जैसे ही उन्होंने बोला, दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति वहां प्रकट हुए। नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा, ये दोनों आत्मोन्नति स्तर की छठी रैंक पर हैं।
मैं उन्हें रास्ते भर तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए भेजूंगा। चिंता मत करो, वे पूरी तरह से तुम्हारे हर आदेश का पालन करेंगे और वे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। मैं भी जा रही हूँ। ठीक इसी समय कमरे के बाहर से जियानिया की आवाज अचानक सुनाई दी और फिर वह सबके सामने प्रकट हुई। जियानिया ने आरव पर एक नजर डाली और फिर उसने नगर प्रमुख लवेंद्र की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं भी जा रही हूँ। मैं मध्य क्षेत्र के उन प्रतिभाशाली लोगों की ताकत देखना चाहती हूँ। साथ ही यह मेरे लिए खुद को परखने का एक अच्छा मौका होगा। मैं प्राचीन नगर के भीतर लगातार रहकर कभी भी विकसित नहीं हो पाऊंगी, है ना? यह बहुत खतरनाक है, नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा। पिताजी, क्या आप हमेशा मेरी रक्षा कर सकते हैं? जियानिया ने कहा, यदि आप नहीं कर सकते तो मुझे जाने की अनुमति दें। मुझे इस दुनिया की क्रूरता और बर्बरता की आदत डालने दें। मैं एक तलवार साधक हूँ। बिना धार लगाए तलवार कैसे तेज हो सकती है? नगर प्रमुख लवेंद्र थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, क्या तुमने सच में इसके बारे में सोच लिया है? आखिरकार यदि तुम्हें वहां खतरा हुआ तो शायद मैं भी तुम्हें न बचा पाऊं। मैंने सोच लिया है, जियानिया दृढ़ता से बोली। नगर प्रमुख ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, युवराज आरव, मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूं। उसे क्यों सौंपना? जियानिया ने ठंडी आवाज में फुसकारते हुए कहा, क्या मुझे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है? भले ही मेरा सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जिसे मैं हरा नहीं सकती, क्या मेरी रक्षा के लिए मेरे ये दो चाचा नहीं होंगे? क्या इन सब की कोई आवश्यकता भी है? आरव ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस नगर प्रमुख लवेंद्र की ओर हाथ जोड़कर कहा, नगर प्रमुख लवेंद्र, मुझे अभी भी कुछ मामलों को देखना है, इसलिए मैं अभी विदा लेता हूं। उन्हें कल प्राचीन नगर के बाहर मेरा इंतजार करने के लिए कहें। नगर प्रमुख लवेंद्र ने कहा, तुम्हें कुछ व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। कृपया आगे बढ़े आरव। आरव ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और चला गया। आरव के जाने के बाद नगर प्रमुख लवेंद्र धीमी आवाज में बोले, जियानिया, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी यात्रा के दौरान उसका विरोध नहीं करोगी और तुम उसकी योजनाओं का पालन करने की पूरी कोशिश करोगी। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मध्य क्षेत्र मत जाओ। क्यों? जियानिया थोड़ी क्रोधित थी, क्योंकि वह निर्दयी है, शक्तिशाली है और कुछ भी करने से नहीं डरता। नगर प्रमुख लवेंद्र धीमी आवाज में बोले। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नगर प्रमुख की हवेली से निकलने के बाद आरव ने बिस्ट सम्राट और स्थापना सम्राट को एक संचार तंत्र भेजा और उन्हें उन सभी बातों से अवगत कराया जो हवेली के भीतर घटित हुई थीं। इसके अलावा उसने उन्हें पहले से तैयारी करने के लिए कहा, क्योंकि यदि युगेंद्र ने विश्व चित्र प्राप्त कर लिया और वे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उनका विनाश निश्चित था। इसके बाद आरव ने 3 और संचार तंत्र शैलाधर, दिव्या और नयनतारा को भेजे। चूंकि वह मध्य क्षेत्र की ओर जाने वाला था, इसलिए उन्हें सूचित करना स्वाभाविक था, अन्यथा वे निश्चित रूप से चिंतित होतीं। अब वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे कम से कम उन्हें खबर तो देनी ही थी। जब उसने यह सब कर लिया तो आरव प्राचीन नगर से 50 किलोमीटर से अधिक दूर एक घने जंगल की ओर चल पड़ा। तलवार सम्राट जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, 100 से अधिक काले कपड़े पहने आकृतियां उसके सामने प्रकट हुईं और उन्होंने सम्मानपूर्वक उसे झुककर प्रणाम किया। आरव ने सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। तुरंत ही श्वेत प्रकाश की एक किरण फैली और उन सभी के सामने शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का ढेर लग गया। वे सभी उलझन भरी नजरों से आरव को देखने लगे, तभी उन्हें उसकी आवाज सुनाई दी।
मैं मध्य क्षेत्र जा रहा हूं और तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र में ही रहकर अच्छी तरह साधना करो। तुम में से प्रत्येक के सामने 100 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं जो तुम्हें आत्मोन्नति स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे आशा है कि तुम सब कड़ी मेहनत करोगे और मुझे निराश नहीं करोगे। तलवार सम्राट, आप मध्य क्षेत्र क्यों जा रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं और नहीं जानता कि कब वापस आऊंगा। संक्षेप में, तुम सबको मेरी अनुपस्थिति में शक्तिशाली बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना है। हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि विनाश संघ संभवतः सर्वोच्च हन साम्राज्य द्वारा स्थापित एक संगठन है। यह सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। आरव ने कहा, यह जानकारी सटीक होनी चाहिए क्योंकि यह स्थापना सम्राट से मिली है। महामाया पर्वत साम्राज्य की क्षमता को देखते हुए उनके द्वारा प्राप्त गुप्त जानकारी सही होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारा सामना सर्वोच्च हन साम्राज्य से है और आप सभी ने उस महाशक्ति की ताकत के बारे में सुना ही होगा। केवल आत्मभक्त सेना ही हमारे लिए निपटना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे और आप में से हर एक को और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, अन्यथा हम प्रतिशोध कैसे लेंगे? तलवार सम्राट, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन, धीराक्ष और कायांश, तुम तीनों की प्राकृतिक प्रतिभा सबसे अच्छी है और तुम बाकी सब में सबसे मजबूत हो। मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों जल्द से जल्द आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लोगे और फिर अन्य भाइयों का नेतृत्व करोगे और उन्हें भी इस स्तर तक पहुंचने में मदद करोगे। वर्तमान में आत्मोन्नति स्तर की शक्ति के बिना हम सर्वोच्च हन साम्राज्य का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हैं, समझ गए? जी हाँ, उन सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। आरव ने कहा, तलवार संप्रदाय में साधना के लिए कई स्थान हैं। तुम सब वहां जाकर अभ्यास कर सकते हो। तुम्हें पता ही होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय की वर्तमान संप्रदाय प्रमुख मेरी पत्नी है, इसलिए तुम वहां अच्छी तरह प्रशिक्षण ले सकते हो। मैंने उसे इस बारे में सूचित कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक बार फिर एक साथ उत्तर दिया। आरव ने उन्हें देखते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे आशा है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो हर कोई और बेहतर हो चुका होगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसकी आकृति चमकी और वह वहां से उछल हो गया। उन सभी ने उस दिशा की ओर झुककर प्रणाम किया जहां आरव खड़ा था और फिर उनकी आकृतियां भी हिल गईं और वे भी गायब हो गए। वे तेजी से तलवार संप्रदाय की ओर बढ़ रहे थे। अगले दिन आरव प्राचीन नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। जियान्या, करण और विक्रांत वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे काफी समय से वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। आरव को देखते ही जियान्या ने कहा, महान युवा स्वामी आरव, आप वास्तव में बहुत अभिमानी हैं। क्या आपको पता है कि हमें पूरे 2 घंटे इंतजार कराना कितना अशिष्ट है? मुझे क्षमा करें। मुझे देर हो गई क्योंकि मैं कुछ चीजों की तैयारी कर रहा था, आरव ने कहा। उसके देर से आने का कारण यह था कि वह पूरी रात तंत्र बनाने में व्यस्त था। आखिर मध्य क्षेत्र की यात्रा पर कुछ अतिरिक्त तंत्रों का होना निश्चित रूप से उपयोगी साबित होता। जब जियान्या ने उसे माफी मांगते सुना तो उसने एक अजीब भाव से उसे देखा। यह व्यक्ति माफी मांगना भी जानता है? चलिए अराजकता के महासागर की ओर चलते हैं, आरव ने कहा। उसने उन सभी को सूचित कर दिया था जिन्हें करना आवश्यक था। अब वह बस जितनी जल्दी हो सके मध्य क्षेत्र पहुंचना चाहता था। अन्यथा यदि युगेंद्र ने उससे पहले विश्व चित्र प्राप्त कर लिया तो वह बुरी स्थिति में फंस सकता था।
अराजकता का महासागर प्राचीन नगर से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूर था। करण और विक्रांत आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हवा में उड़ सकते थे, जबकि आरव के पास नाइन्थ नर्क तलवार पंख और तलवार नियंत्रण तकनीक थी, इसलिए उसकी गति उनसे कम नहीं थी। जहां तक जियान्या की बात थी, वह थोड़ी शर्मनाक स्थिति में थी, क्योंकि उसके गूढ़ ऊर्जा पंख धीरज और गति दोनों में आरव और अन्य लोगों से कमतर थे। भले ही करण और विक्रांत आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक जियान्या को अपने साथ ले जाना उनके लिए बहुत थका देने वाला होता। इससे उनकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो सकती थी। आरव ने उनसे उसे साथ ले जाने के लिए नहीं कहा, चूंकि वह उनके पीछे आना चाहती थी, तो अगर वह इतनी सी कठिनाई भी पार नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए प्राचीन नगर वापस लौट जाना ही बेहतर होता। आरव और अन्य लोग तेज होते गए, जबकि जियान्या और धीमी होती गई। देखते ही देखते आरव और बाकी लोग जियान्या को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। आरव, क्या हमें कनिष्ठ नगर प्रमुख का इंतजार करना चाहिए? करण ने यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने देखा कि जियान्या अब और उड़ने में असमर्थ होने वाली थी। वास्तव में वह और भी मजबूत हो सकती है, आरव ने कहा, लेकिन आप लोगों ने उसे बिगाड़ दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसने अपनी साधना के दौरान कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं छुआ है ना? करण ने मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आरव सही था। जियान्या की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी थी, अन्यथा उसके लिए तलवार इंटेंट को समझना और उसे 7वें स्तर तक ले जाना असंभव होता। हालांकि आरव की राय में उसकी साधना का मार्ग हमेशा सुगम रहा था और उसने कभी भी कठिनाइयों और कष्टों का सामना नहीं किया था। सीधे शब्दों में कहें तो जियान्या ने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का पूरी तरह से दोहन नहीं किया था और वह पूरी तरह से दबी हुई थी। करण और विक्रांत ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर मुस्कुराए। इस क्षण वे समझ गए कि आरव की साधना उनके कनिष्ठ नगर प्रमुख से कम होने के बावजूद उसकी ताकत उससे कहीं अधिक क्यों थी, क्योंकि आरव की शक्ति संघार और कठोर साधना से तराशी गई थी और ऐसी शक्ति पूरी तरह ठोस थी। जहां तक जियान्या की बात थी, भले ही वे दोनों अभी भी उसके लिए चिंतित थे, उन्होंने उसकी मदद करने की बात नहीं की। इस समय जियान्या का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके सुंदर चेहरे पर पसीना आ गया था। उसकी पीठ पर मौजूद गूढ़ ऊर्जा पंख लगभग पारदर्शी हो गए थे और वे इतनी कमजोरी से फड़फड़ा रहे थे जैसे वे किसी भी क्षण रुक जाएंगे। क्या तुम मुझ पर हंसने की सोच रहे हो? मेरा मजाक उड़ाना या मुझे मदद के लिए भीख मांगने पर मजबूर करना? हूँ मैं, जियान्या, मदद मांगने के बजाय थक कर मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। जैसे ही उसने आरव को देखा, जिसकी पीठ पर विशाल नाइन्थ नर्क तलवार पंख थे, जियान्या ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें एक दृढ़ संकल्प से भर गईं। 6 घंटे बाद जियान्या खुद को और नहीं संभाल सकी और उसकी पीठ के पंख अचानक गायब हो गए और उसकी आकृति हवा में ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। जैसे ही वह जमीन से टकराने वाली थी, एक काली छाया वहां से गुजरी। आरव उसके पास प्रकट हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आरव ने अपनी बाहों में बेहोश पीली महिला को देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में काफी जिद्दी है। उसने अपनी हथेली उसके पेट पर रखी और फिर बैंगनी गूढ़ ऊर्जा की एक धारा धीरे धीरे उसके शरीर में बहने लगी। 15 मिनट से भी कम समय में जियान्या का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया और फिर कुछ ही देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही आरव ने उसे जागते हुए देखा, उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह तुरंत जमीन पर गिर गई। तुम? जियान्या ने आरव को घूरते हुए देखा, जैसे उसकी आंखें आग उगल रही हों।
बकवास बंद करो और आराम करो। हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें धीमा होना पड़ा, इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझी? आरव ने कहा। मैं अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करूंगा। मेरा विश्वास करो, आरव ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। करण और विक्रांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और इस सब के प्रति उदासीन होने का नाटक किया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि उन दोनों को लगा कि आरव का उनकी कनिष्ठ नगर प्रमुख को सबक सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। जियान्या कुछ कहने ही वाली थी कि आरव की आकृति अचानक चमकी और वह तेजी से उसकी ओर झपटा। जियान्या दंग रह गई। क्या वह वास्तव में मुझे पीटने का इरादा रखता है? करण और विक्रांत भी हैरान थे। क्या वह सचमुच गंभीर था? लेकिन अगले ही पल उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। जैसे ही आरव की आकृति हिली, जियान्या के पीछे अचानक एक काली छाया दिखाई दी और फिर ठंडे प्रकाश की एक किरण उसकी ओर बढ़ी। जियान्या, करण और विक्रांत के चेहरों के भाव हिंसक रूप से बदल गए। जैसे ही वह ठंडी किरण उसके शरीर के संपर्क में आने वाली थी, उसे अपनी दृष्टि में चमक महसूस हुई और वह आरव की बाहों में आ गई। क्लैंग! वह ठंडी किरण आरव की पीठ पर लगी। आरव के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसने गौर किया कि उसकी त्वचा वास्तव में कट गई थी। इससे पहले वह इतनी हड़बड़ी में था कि उसने मृत्युलोक सम्राट कवच को सक्रिय नहीं किया था। बेशक उसने शुरू में इसका उपयोग करने का इरादा भी नहीं किया था। आखिरकार यह बहुत अधिक गूढ़ ऊर्जा की खपत करता था। इसके अलावा उसे अपने शारीरिक शरीर की क्षमता पर भरोसा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन वास्तव में उसके बचाव को भेद सकता है। आह! आह! तभी किनारे से दो चीखें गूंजी। जियान्या ने चीखों के स्रोत की ओर देखा और उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। करण और विक्रांत के सिर उनके धड़ से अलग हो चुके थे और उनके शवों के पीछे दो काली आकृतियां खड़ी थीं। आरव ने जियान्या को अपनी बाहों में लिया और 100 मीटर से अधिक किनारे की ओर छलांग लगा दी। ठीक इसी समय उसके पीछे अचानक एक काली आकृति दिखाई दी और उस काली आकृति के हाथ में खंजर ठंडे प्रकाश की एक किरण में बदल गया और पीछे से आरव की गर्दन की ओर बढ़ा। आरव ने उस काली आकृति को उसी क्षण देख लिया था जब वह प्रकट हुई थी, इसलिए उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींचा और उसे तेजी से पीछे की ओर दे मारा। क्लैंग! संपर्क में आते ही खंजर की ताकत से आरव 10 कदम पीछे हट गया और उसकी मुट्ठी पर कुछ सेंटीमीटर गहरा खून का निशान बन गया। उसके चारों ओर 10 काले कपड़े पहने लोग थे। उनके बीच इस छोटे से मुकाबले ने ही आरव को यह पुष्टि करने की अनुमति दे दी कि उनमें से अधिकांश आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक या उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उनमें से कुछ को पहचान लिया। उदाहरण के लिए, उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, जिसके साथ उसने काम किया था। यह स्पष्ट था कि हत्यारों का यह समूह आन वंश से था। आरव ने एक गहरी सांस ली और जियान्या को अपनी बाहों में पकड़े हुए मीरा पर एक गहरी नजर डाली। उसने कहा, दक्षिणी आन वंश, बस इंतजार करो, मैं इसका बदला 100 गुना चुकाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आरव ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और 10 गुण वेगचाल का प्रदर्शन किया। जैसे ही वह गायब हुआ, पीछे एक छाया छोड़ गया। अगले ही पल वह पहले ही 1 किलोमीटर से अधिक दूर पहुंच चुका था। उसके पीछे चलो, किसी ने ये शब्द कहे और फिर काली आकृतियां तुरंत परछाइयों में बदल गईं और आरव व जियान्या का पीछा करने लगीं। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।